Hello students, good morning. So we'll continue our second chapter, Principles of Management. Last वीडियो में हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जैसे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। आज हम टेक्निक पढ़ेंगे। ठीक है, टेलर की 4 फेमस टेक्निक थी जिसके बेसिस पे हम ये कहते थे कि प्रोडक्शन वर्क अच्छे से होगा, ज़्यादा एफिशिएंटली होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये टेक्निक्स, और इसको टिक कर लेना, अच्छे से पढ़ना। फंक्शनल फोरमैनशिप जो है वो प्रॉपरली बेस्ड था स्पेशलाइजेशन पे। अकॉर्डिंग टू टेलर एक बंदा हर काम में अच्छा नहीं हो सकता, तो उसने क्या बोला कि 2 डिपार्टमेंट्स बना दो पूरी फैक्ट्री के। एक डिपार्टमेंट प्लानिंग का काम करेगा, दूसरा इसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब प्रोडक्शन। हर डिपार्टमेंट के अंदर 4 एक्सपर्ट अपॉइंट करो। जैसे प्लानिंग के अंदर भी 4 डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट्स होने चाहिए और प्रोडक्शन के अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, ताकि अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब अगर कहीं कुछ गलती होती है तो हम इंडिविजुअल कंसर्न पर्सन से पूछ सकते हैं और कोई किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेगा। तो ये चीज़ें बहुत क्लियर रहेंगी। कैसी, ये देखिए। तो जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो 2 होंगे, एक प्लानिंग ऑफिसर होगा और एक प्रोडक्शन ऑफिसर होगा। प्लानिंग ऑफिसर जो पूरा प्लान करेगा कि कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या करना है। प्रोडक्शन ऑफिसर जो अश्योर करेगा कि जो प्लानिंग में डिसाइड हुआ है काम वैसे ही हो। तो कुछ ऑप्शंस हैं, प्लानिंग में भी 4 स्पेशलिस्ट बैठा दिए और प्रोडक्शन पे भी 4 स्पेशलिस्ट बैठा दिए। अब क्या है क्या क्या वो देखो। सबसे पहले बात होती है प्लानिंग की। प्लानिंग के 4 ऑफिसर्स कौन है? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिन ऑफिसर। रूट क्लर्क क्या डिसाइड करता था? दिस क्लर्क स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर वर्क। मतलब वो ये डिसाइड करता था कि जो प्रोडक्शन है वो कितने स्टेप से होकर के निकलेगा। रूट का मतलब क्या होता है? रास्ता बताना। तो प्रोडक्शन कैसे करना होगा, कितने स्टेप्स होंगे, सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले कौन करेगा बाद में कौन करेगा, वो डिसाइड करता था रूट क्लर्क। फिर आता है इंस्ट्रक्शंस कार्ड क्लर्क। दिस क्लर्क प्रिपेयर द इंस्ट्रक्शंस कार्ड फॉर द वर्कर्स एंड हैंड देम ओवर टू द गैंग बॉस। मतलब कि वो एक इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए कार्ड्स बनाता है वर्कर्स के लिए और प्रोडक्शन ऑफिसर को दे देता है। आगे का काम वो करेंगे। उसका काम है इंस्ट्रक्शन का कार्ड बनाना, जिसमें हर एक चीज़ का डिटेल होगा। मतलब मटेरियल कितना यूज़ में लेना है, मशीन कैसे ऑपरेट होगी, सब कुछ लिखा हुआ होगा। काम कैसा है, प्रोसीजर कैसा है, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड में हर चीज़ डिटेल में लिखी होती थी, ताकि वर्कर अगर इनकेस कुछ कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर कर सकता है। टाइम एंड कॉस्ट नाम से पता लग रहा है, ये क्लर्क जो है वो डिसाइड करता था कि कौन सा काम कब स्टार्ट होगा और कब फिनिश होगा, कितना टाइम लगना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। मतलब ना तो आप उससे ज़्यादा टाइम लगाओगे ना उससे ज़्यादा कॉस्ट, तो वो डिसाइड करता था टाइम एंड कॉस्ट। डिसिप्लिन जो था वो अश्योर ये करता था, डिसिप्लिन मतलब ओवरऑल डिसिप्लिन, कि जो जितने भी काम हो रहे हैं वो डिसिप्लिन वे में हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये था प्लानिंग का काम। फिर आया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अब मतलब जो प्लानिंग की उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 4 ऑफिसर्स बनाए। तो फर्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस मतलब नाम से पता लग रहा है लीडर। गैंग बॉस का मतलब क्या होता था? लीडर। द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंट्रोल. A group leader selected who is known as the gang boss. He is expected to ensure that both the workers and the machines is fit enough for production, that the material required for their use has been made available to them. गैंग बॉस का काम ये होता था कि वो ये अश्योर करेगा कि मशीनें ठीक से चल रही है, वर्कर्स फिट है काम करने के लिए, प्लस जिस मटेरियल की उन्हें ज़रूरत है वो मटेरियल उनके पास है, फ्लोर पे है, ताकि काम में कोई भी देरी ना हो। तो ये काम होता था गैंग बॉस का, ये अश्योरिटी देना कि मशीन्स, वर्कर्स एंड मटेरियल्स आर रेडी टू यूज। नेक्स्ट था स्पीड बॉस। स्पीड बॉस ये चेक करता था कि जो हमें टाइम मिला है प्लानिंग डिपार्टमेंट से उसी स्पीड से काम हो रहा है, एक्सपेक्टेड स्पीड से या नहीं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग डिपार्टमेंट ने टाइम और कॉस्ट का जो ऑफिसर था उसने बोला कि 1 महीने में 100 यूनिट बनानी है, इसका मतलब 1 दिन में 10 यूनिट बनानी है। तो इसका काम क्या होता था? ये देखना कि 1 दिन में 10 यूनिट बन रही है कि नहीं बन रही। तो वो स्पीड जो एक्सपेक्टेड स्पीड है वो चेक करता था। रिपेयर बॉस का काम क्या होता था कि अगर कोई मशीन खराब है तो उसको वर्किंग कंडीशन, इसका काम ही यही है, वो सिर्फ ये देखता था कि मशीनें वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। इंस्पेक्टर का काम होता था कि जो गुड्स बन के आई हैं उनकी क्वालिटी, उनको स्टैंडर्ड जो बताए गए हैं
उससे कंपेयर करना कि एज पर द स्टैंडर्ड है या नहीं है। तो ये था हमारे फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जिसमें ओवरऑल डिपार्टमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और हर डिपार्टमेंट के अंदर 4 मेन स्पेशलाइज्ड वर्कर रखे गए, मैनेजर रखे गए, ताकि हम लोग उनसे हर एक चीज़ के को कंट्रोलिंग पर्पज से एक्चुअली किया गया, ताकि सपोज अगर स्पीड में प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली स्पीड बॉस से बात करेंगे, अगर क्वालिटी नहीं है तो हम इंस्पेक्टर से बात करेंगे, कोई मशीन काम पे नहीं चल रही हो रही, इस वजह से काम लेट हुआ है तो हम रिपेयर बॉस से बात करेंगे, तो अकाउंटेबल हम इजीली ढूंढ सके, कंट्रोलिंग पर्पज से ये किया गया है ना। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अकॉर्डिंग टू द टेलर, उनका मानना था कि जो भी प्रोड्यूस हो रहा है एक फैक्ट्री में, जो भी जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स क्या कर दे, फिक्स कर दे। क्या क्या फिक्स कर दे, जैसे हमारे फिक्स टाइप होने चाहिए, साइज पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। अननेसेसरी बहुत सारे प्रोडक्ट रखना बिजनेस के लिए यूजफुल और यूजलेस और लॉस का कारण बनता है। क्या क्या स्टैंडर्डाइज कर सकते थे, जैसे एक वर्कर एक दिन में कितना काम करेगा, आपको इतना काम तो करना ही है। ऐसे ही रॉ मटेरियल किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना यूज़ होगा, मशीनें और टूल्स कितने घंटे काम करेंगे, टेक्निक स्पेसिफिकली कौन सी रखनी है। आपको अगर काम करना है तो यही यूनिफॉर्म पहन के प्रॉपर सेफ्टी का ध्यान रखते हुए करना, तो कंडीशन ऑफ वर्क। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हम लोग स्टैंडर्डाइज करते थे। उससे होता क्या था, टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट सच दैट दे आर इजीली interchangeable with another, is ensure the standard quality and establish the standard of performance of man and machine। एक तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड हो जाती थी और पर्सन को भी क्या काम करना है वो बहुत क्लियर था कि हमें एक दिन में इतना काम तो करना ही है, तो डाउट्स नहीं होते थे, तो ओवरलैपिंग वर्क की नहीं होगी। सेकेंड इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन इसी का पॉइंट है वैसे, और कई बुक्स में अलग अलग भी दे रखा है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चर के प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना रखो, ताकि अननेसेसरी के जो टाइप्स है वो हट सके। फॉर एग्जाम्पल, एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके पास 0 से लेकर के 5 तक के साइज अवेलेबल है, बट इफ इट स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5 इस तरीके से अगर वो प्रोड्यूस करने लगेगी तो ये बिल्कुल गलत होगा। क्या बोला इसने कि अगर एक शू मैन्युफैक्चरर कंपनी है, वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से क्या करती है, शूज़ बनाती है, आगे कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अगर वो कैसे बनाने लग जाए, एक 0, फिर एक 0.5, फिर 1, फिर 1.25, फिर 1.5, इससे होगा क्या, अननेसेसरी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ जाएंगे, इससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। एक और एग्जांपल लो, किसी कैफ़े ने 10 टाइप की कॉफ़ीज़ को बेचना शुरू किया, उसके पास वैरायटीज़ मिलती है 10, लेकिन अब जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसे पता लगा कि सिर्फ 3 या 4 टाइप की कॉफ़ी ही है जो लोग प्रेफर करते हैं, बाकी लोग पूछते भी नहीं। तो फिर अननेसेसरी जो वो 6 टाइप की कॉफ़ी है वो हटा दो, उससे क्या होगा, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता था कि एक स्टैंडर्ड और सिंप्लीफाई मैनर में प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि हम लोग तरीके से यूज में ले सके हमारे रिसोर्सेज को। दिस इज सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट इज, कुछ बुक्स में ये नाम है वर्क स्टडी टेक्निक का, और उनके 4 पार्ट्स थे, यहाँ पे चारों को अलग अलग एक्सप्लेन कर रखा है। वर्क स्टडी टेक्निक मतलब काम को कैसे करना है। फर्स्ट इज मेथड स्टडी। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हम लोग कैपिटल टेक्निक यूज़ में ले सकते हैं, हम लोग मशीन की जगह लेबर यूज़ में ले सकते हैं। तो हमारी चीज़ के लिए कौन सा सुटेबल है, हमें वो मेथड फॉलो करना चाहिए, और उसका प्रॉपर चार्ट या प्रॉपर नॉलेज हर बंदे को होनी चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट वे निकालना है किसी काम को करने का, दैट इज मेथड स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब क्या था, इट रेफर्स टू अ टेक्निक टू स्टडी द मूवमेंट दोज आर necessary for doing a well-defined job or work. The movie camera is used to conduct this study. The main objective of the study is to be eliminate the unnecessary motions. मोशन स्टडी का मतलब क्या था कि अननेसेसरी जो मूवमेंट है चीज़ों का उसको बंद कर दो। जैसे एक प्रोडक्शन में फ्लोर के ऊपर हमें डेली एक मशीन उसी जगह पे काम में लेनी है, तो वो मशीन वहीं होनी चाहिए। अगर वो इधर उधर रहेगी तो लोग क्या करेंगे, पहले आएंगे फिर मशीन सेटअप करेंगे। ऐसे ही जो नॉर्मल टूल्स छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो भी हमेशा अपनी जगह पे रहे। अगर वो नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उनको वापस से जगह पे लाने में, तो चीज़ों में डिले होगी। तो मोशन स्टडी कहती है अननेसेसरी मूवमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। टाइम स्टडी इसका ये है कि जो हर काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए और वर्क जो है वो उसी टाइम के ऊपर काम करे। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्ट और भी हैं। लेबर कॉस्ट हमारी जो रहेगी वो कंट्रोल में रहेगी,
नंबर ऑफ वर्कर्स हमें कितने ज़रूरी है हमें वो पता होगा, और इंसेंटिव प्लान मतलब कोई अगर स्टैंडर्ड काम से ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो टाइम स्टडी का मतलब कि हर काम को करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, एक यूनिट को बनाने के लिए या जो भी हमारा टारगेट है उसको बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए और उसके लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, वो सब स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। फैटिक स्टडी ये कहती थी कि अगर हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी को मेंटेन करना है तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, बीच बीच में छोटे ब्रेक्स देने चाहिए वर्किंग आवर्स के बीच में, ताकि वो जब ब्रेक के बाद वापस आए तो वो अपनी फुल कैपेसिटी से वापस से काम कर सके। तो उन्हें रेस्ट और रिफ्रेशर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम। ये टेक्निक ये कहती थी कि वर्कर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, पोस्ट के बेसिस पे नहीं, एफिशिएंसी के बेसिस पे। फर्स्ट इज एफिशिएंट, सेकंड इज लेस एफिशिएंट। एक वो जो एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, एक वो जो कम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, और जो सैलरीज हैं वो भी इस अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए कि जो एफिशिएंट है उन्हें अच्छा अमाउंट मिलेगा और जो लेस एफिशिएंट है उन्हें अमाउंट भी कम ही मिलेगा, ताकि जो काम कर रहा है उसको सेटिस्फेक्शन रहे कि जो मैंने काम किया उस काम का उसे पैसा मिला है। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन, इसको भी टिक कर लेना। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू टेलर एक फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉयर, वर्कर, मैनेजर सबका माइंडसेट होता है। सबको यही लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट मेंटेन रहेगा कि मैनेजर हमें अननेसेसरी एक्सप्लॉइट करता है, वर्कर्स को हमेशा ये लगता है, मैनेजर को हमेशा ये लगता है कि वर्कर्स ठीक से काम नहीं कर रहे। तो अकॉर्डिंग टू टेलर हमें इस मेंटालिटी को चेंज करने की ज़रूरत है। हम लोगों को क्या कोशिश करनी चाहिए कि वर्कर्स और मैनेजर में एक ट्रस्ट बिल्ड हो, दोनों के अंदर, दोनों को ये पता हो कि मैनेजर का काम भी तभी वो पॉसिबल है जब वर्कर्स काम कर रहे हो, और वर्कर्स को भी ये पता हो कि जब तक वो बिजनेस का गोल पूरा नहीं करेंगे उनका खुद का पर्सनल ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा। अगर दोनों के अंदर ये इस टाइप की सोच डेवलप की जा सके कि दोनों कोऑपरेट करके वर्क करे तो ही बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो ये हमारे थे टेलर्स की टेक्निक। जब हम लोगों ने टेलर को और फ्योल को कंपेयर किया तो कुछ सिमिलैरिटीज पता लगती हैं और कुछ डिससिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी क्या है, सबसे पहले दोनों मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं अपने एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों का मानना है कि वर्क जो है वो मतलब जो भी प्रिंसिपल्स या टेक्निक इन लोगों ने बनाई है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की जा सकती है। स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, दोनों एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ओनर और वर्कर के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर, एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए ताकि दोनों एक दूसरे के लिए काम कर सके। कुछ डिसिमिलैरिटी भी थी। टेलर की जितनी भी प्रिंसिपल और टेक्निक है वो सारे प्रोडक्शन, फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं कि फैक्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए या वर्कर्स को ब्रेक देना चाहिए। तो टेलर का जो मेन फोकस था वो फैक्ट्रीज पे था, जबकि फ्योल का मेन फोकस था ओवरऑल मैनेजमेंट पे। ठीक है, टेलर का था यूनिटी ऑफ कमांड इज वायलेटेड। टेलर ने कहीं यूनिटी ऑफ कमांड का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसने जैसे एक हमने जो फंक्शनल फोरमैनशिप पढ़ा तो वर्कर के ऊपर 4 ऑफिसर्स हैं प्लानिंग में, और ऐसे ही प्रोडक्शन में भी वर्कर के ऊपर 4 ऑफिसर्स हैं। तो उन्होंने इस यूनिटी ऑफ कमांड वाले जो प्रिंसिपल था उसको वायलेट किया, माना नहीं है, जबकि प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली अप्लाई करता है कि एक वर्कर के ऊपर या एक एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही ऑफिसर होगा। टेलर की जो प्रिंसिपल्स है वो किसी स्पेशल सिचुएशन में काम में आती है, जबकि फ्योल ने एक जर्नल प्रिंसिपल्स बनाए थे जो यूनिवर्सल एप्लीकेबल हैं, कहीं भी काम में ले सकते हो। टेलर का मेन फोकस था प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, जबकि फ्योल का मेन फोकस था एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ बढ़ाना। तो और टेलर साइंटिफिक टेक्निक की बात करता था जबकि ये प्रोफेशनल की बात करता था। तो ये थे कुछ डिफरेंस टेलर और फ्योल के बीच में। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके नोट्स आप लोग बनाइए और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर्स हम लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।